टाइम चालू कर सकते हो। शुरू कर सकते हैं। हेलो हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, आप लोग कल की क्लास देखे होगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आप लोग से। आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोग को? अच्छा ये बताना मेरे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये मैं पूछ रहा था कि कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये बताना मेरे को आप लोग कि पहला गुलाम डायनेस्टी का पहला फाउंडर कौन था? गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर। हाँ बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ सही बोल रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है? गुलाम डायनेस्टी का रियल फाउंडर, हाँ इल्तुतमिश, यस। गुलाम डायनेस्टी का अगर रियल फाउंडर देखेंगे तो इल्तुतमिश। हाँ अब मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा। हम लोग जो पहुंचे थे, लास्ट पहुंचे थे कहाँ, बलबन के बारे में पढ़ रहे थे। और बलबन के बाद देखोगे तो दो लोग आए थे। बलबन का बेटा जिसका नाम था कैकुअर, और उसके बाद उसका बेटा क्यूमर। इन लोग 3 साल तक शासन इसलिए किए क्योंकि इन लोग को मालूम है, क्योंकि कैकुआ तो पैरालाइज हो गया था, तो इसलिए उसने अपने 3 साल के बेटे को 3 साल के बेटे को फिर फाइनली राजा बना लिया था। और उनका अंगरक्षक बना कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अब खिलजी को लगा यार कि शासन करना चाहिए मुझे, है ना, और मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, तो दोनों को मारा, कैकुअद और क्यूमर्स को। और कौन सा डायनेस्टी की शुरुआत हुई? खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो यहाँ से शुरू होगा। हम लोग जो आज पढ़ेंगे मेन टॉपिक, खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे शुरुआत होती है इनकी, कैसे कैसे समाप्त होते हैं इन लोग, और उसके बाद कैसे सैयद डायनेस्टी आती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। अच्छा हाँ। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, पानीपत। पानीपत का अगर देखोगे ना तो दो और हुआ था पानीपत, पानीपत का। अच्छा पानीपत का तीन, सॉरी, पानीपत का अगर देखोगे तो तीन और हुआ था। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मुगल आएगा ना तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पानीपत के बारे में। ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ तो ये डायनेस्टी एकदम नया डायनेस्टी, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आप लोगों को पूरा चीजें क्लियर होंगी, मतलब समझ में आएंगी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में ये याद रख लेना।
ये खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। हाँ, खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई थी कब से कब तक हुई थी? 1290 से 1320, ये खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का अगर फाउंडर बोलोगे तो बताइए कौन है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। सबसे अधिक उम्र में दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला शासक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। हाँ, इसका जो भतीजा और दामाद अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो आगे जाके मेन राजा बने। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर अगर देखोगे तो जलालुद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या नेफ्यू की मैं बात करूं तो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी। आगे जाके भविष्य में इसने अलाउद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बना दिया, और साथ में देखोगे तो इसने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये लग रहा था कि कब इसकी डेथ होगी, कब आगे हमारा मतलब कब इसकी डेथ होगी तो मैं क्या बनूंगा? आगे जाके राजा बनूंगा। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मतलब शासनभार संभाल लिया। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी में एक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक उम्र पर दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। 70 ईयर्स में बैठा था ये दिल्ली की गद्दी में। और दूसरा, अगर इनके जीवन में कलंक अगर बोलेंगे कौन सी घटना, तो इन्होंने सीधी मौलवी की हत्या कर दी थी, इसलिए इनके जीवन में कलंक माना जाता है। बाकी और कोई खास क्वेश्चन पूछता नहीं। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था इनका? तो इनका राज्याभिषेक अगर देखोगे तो कहाँ पे? किला खोरी, मतलब कैकुआत का एक महल था जिसका नाम था किला खोरी का महल, वहां इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुआद और क्यूमर्स की हत्या की थी। हर्ष का क्वेश्चन था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुआद और क्यूमर्स की हत्या की थी। और उसके अलावा देखोगे तो सीधी मौला की हत्या की थी। सीधी मौला की हत्या क्यों की थी इन्होंने? सीधी मौला की हत्या का रीजन ये था कि ये ज्योतिषी थे, और वो बताए थे कि आपका जीवन कार्य बहुत कम दिनों का, इसलिए इन्होंने क्या की थी? इनकी हत्या कर दी। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? इनके भतीजे, या फिर बोल सकते हैं इनके दामाद। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अगला जो राजा बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही मेन टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, टाइम पीरियड मिलता है अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कभी कभी बचपन का नाम पूछ लेता है, तो अली या गुरशश इनका नाम था, बचपन का नाम। बड़े राजा थे, फेमस राजा हुआ करते थे, पूरे भारत में शासन किया था इन्होंने, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है हम लोग, और कैसे कैसे शासन किया उसके बारे में पढ़ना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का निक नेम या बचपन का नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो अली मिलता है इनका नाम अली, या इसी को हम लोग और बोलते हैं, और किस नाम से जानते थे? तो गुरशश। ठीक है, ये नाम मिलता है। दूसरा, इन्होंने कौन सा टाइटल धारण किया था? पूरे इंडिया को जीतने की कोशिश किया था, मतलब पूरे वर्ल्ड को जीतने का प्लान किया था, बाद में किसी ने समझाया कि यार इंडिया को जीत जाओ।
इसलिए इन्होंने एक टाइटल धारण किया था अपने नाम के आगे, जिसका नाम था सिकंदर टू, मतलब अलेक्जेंडर टू का एक टाइटल धारण किया था। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लो, नोट कर लो, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आक्रमण किया था, पूरे भारत को कैसे कंट्रोल किया था, कैसे कैसे भारत को शासन किया था, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाद में इसके बाद इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। हाँ, ये जो सबसे पहला जो इनका युद्ध हुआ था कौन से इलाके में हुआ था, ये गुजरात, ये तो सबको मालूम होगा। गुजरात, ठीक। यहाँ का अगर राजा देखोगे तो कौन थे हमारे, कर्ण बघेला। कर्ण बघेला यहाँ के राजा थे। हाँ, इनकी पत्नी का नाम, वाइफ का नाम अगर देखोगे तो क्या है, कमला देवी, कमला देवी। और इनकी बेटी का नाम क्या था, तो क्या था, देवल रानी। देवल रानी, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे पहला आक्रमण, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण क्या है, या तो सबसे पहला जो आक्रमण किया था कहाँ पे किया था, गुजरात स्टेट में किया था। इस समय राजा देखोगे तो कर्ण वघेला था, पत्नी का नाम था कमला देवी, और बेटी का नाम था देवल रानी। अब आक्रमण किए फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन खिलजी, और आक्रमण पहले चलता था सुबेरे, सूरज उगने से लेकर लास्ट तो सूरज डूबने तक। जब पहली बार आक्रमण किए, है ना, बैटल ऑफ जब गुजरात हुआ था पहली बार, तो पहले ही दिन, मतलब देखोगे तो कर्ण वघेला के 50% सैनिक मारे गए थे। कर्ण वघेला को समझ में आ गया था कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं नहीं जीत पाऊंगा, हार जाऊंगा, इसलिए क्या किया, कर्ण वघेला पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश किया, मतलब कर्ण वघेला, कमला देवी और कौन, देवल रानी। बट हुआ ये, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को पता चल गया, उन्होंने अपने सैनिक छोड़ दिए, और इन लोग भागते भागते, देखोगे तो कर्ण वघेला और देवल रानी भाग के कहाँ चले गए, महाराष्ट्र। आज की डेट में हम लोग महाराष्ट्र बोलते हैं, पर उस समय उसको बोलते थे देवगिरी, आगे जाके उसका नाम दौलताबाद पड़ा। तो फाइनली वो कहाँ चले गए भाग के, कर्ण वघेला और देवल रानी, मतलब कर्ण वघेला और उनकी पुत्री देवल रानी कहाँ आ गए, देवगिरी, महाराष्ट्र। बट कमला देवी फंस गई, पकड़ी गई, और फाइनली कमला देवी को कौन, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले आया, और उससे बाद आगे जाके क्या किया, उन्होंने विवाह कर लिया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तो आगे जाके विवाह कर लिया। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फ्रेम होगा, क्वेश्चन पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कौन सा था, तो बैटल ऑफ गुजरात, जिसमें राजा, अगर देखोगे राजा का नाम मैक्सिमम पूछेगा तो क्या नाम था इनका, कर्ण वघेला। ये पहला एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है एग्जाम, ठीक है। तो ये पहला आक्रमण। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा आक्रमण की मैं बात करूं। दूसरा आक्रमण जो हुआ था इनका, ये वाला इलाका जिसको बोलते हैं हम लोग आज की डेट में रणथंबोर। रणथंबोर, ठीक है। राजा कौन थे यहाँ पे, तो हमीर देव। हमीर देव, है ना। इनके दो सेनापति थे जिनका नाम था, एक का नाम था रणभत और दूसरे का नाम था रतिपाल। रणभत और एक का नाम था रतिपाल। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, युद्ध क्यों हुआ था इनका पैटर्न का बता देता हूँ। अब पहले के राजा लोग की जो शादी होती थी, 300 400 500 के आसपास शादी होती थी, उसमें से भी आप देखोगे तो पटरानियां 3 4 या 5 होती थी मैक्सिमम। पटरानी मतलब देखोगे तो जिनका रोल रहता था, दबदबा रहता था, तो पटरानियां 4 या 5 रहती थी। तो उसकी एक जो पटरानी थी, उनका जो अफेयर चल रहा था कि इनके इनके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से चल रहा था। ये बात पता चल गई अलाउद्दीन खिलजी को, उसका सेनापति और उनकी वाइफ, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ, भाग के कहाँ पे आ गए, रणथंबोर। यहीं से मतलब युद्ध की क्या हुई थी, एक शुरुआत हुई थी। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था
रणथंभौर के राजा हमीरदेव को बोला था कि मेरे देशद्रोही को आप मेरे को वापस लौटा दो, नहीं तो क्या होगा, युद्ध होगा। हमीरदेव बोला मेहमान है, गेस्ट है, मतलब मेरे पास शरण लेने आए हैं तो मैं इनको शरण दूंगा। तो इस तरह से बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर में युद्ध की घोषणा कर दिए गए हमीरदेव के कारण। तो यही रीजन था। तो फाइनली देखोगे तो इनका सेनापति और इनकी वाइफ जो भाग के कहाँ पे आ गए थे, रणथंभौर में आ गए थे। और फाइनली क्या हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव का आपस में क्या हो गया था, घमासान युद्ध हो गया था। इसी को बोलते हैं हम लोग सेकंड युद्ध हुआ था बैटल ऑफ रणथंभौर, जो किसके साथ हुआ था, तो हमीरदेव के साथ हुआ था। हाँ, इनके दो सेनापति रणभत और रतिपाल का थोड़ा सा नाम याद रख लेना। अब युद्ध जब हुआ, पैटर्न चालू हुआ युद्ध का, तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव की सेना आसपास पहुंच गई, है ना। और पहली दिन हमीरदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की 50% सैनिकों को मार दिया। अब कुछ दिनों बाद देखो, मतलब पहली दिन देखो कि 50% सैनिक मर गए। पैटर्न इन लोग का ये था लड़ने का कि हमीरदेव तो पहले आता था, सेकंड हाफ में देखोगे तो रणभत और रतिपाल 1-1 लाख सेना लेके आते थे और पूरे सामने वाले शत्रुओं को पूरी तरह से धराशायी कर देते। अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया कि मैं सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर लड़ाई करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने रणभत और रतिपाल को रात के अंधेरे में अपने पास बुलाया और बोला कि तुम लोग मेरे से संधि कर लो, मतलब एक एग्रीमेंट कर लो, और अगर मैं युद्ध में हमीरदेव को मार दिया तो तुम लोग को जितने भी राज्य में जितना भी पैसा मिलेगा मैं आप लोग को 50% बंटवा दूंगा, मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को सिर्फ क्या करना है, ये रणथंभौर वाला इलाका चाहिए, कैप्चर करना है इस राज्य को। तो फाइनली हुआ भी। तो सेकंड दिन देखोगे तो रणभत और रतिपाल 1-1 लाख सेना लेके सेकंड हाफ में आए नहीं, और अलाउद्दीन खिलजी लास्ट तक हमीरदेव से लड़ता रहा और फाइनली हमीरदेव की हत्या हो गई। उसके बाद रणभत और रतिपाल पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी के पास कि हमारा हिस्सा दे दो, तो अलाउद्दीन खिलजी बोले कि गद्दारों की सजा हमेशा क्या होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए। तो इस तरह से देखोगे तो कौन सा इलाका इनके पास आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास रणथंभौर का इलाका आ गया। हाँ, अब देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो बैटल मतलब अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट युद्ध कौन सा हुआ था, तो कौन सा, बैटल ऑफ गुजरात। इसमें राजा देखोगे तो कर्ण वघेला, है ना। तो इस तरह से देखोगे तो कौन सा इलाका आया था सबसे पहले इनके पास, गुजरात का। सेकंड अगर देखोगे तो कौन सा इलाका आ गया था इनके पास, रणथंभौर, मतलब कौन सा इलाका आ गया था, राजस्थान का इलाका इनके पास आ गया था, मतलब इस इलाके को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब देखते हैं हम लोग इनका तीसरा युद्ध कौन सा हुआ था। ये वाला इलाका जिसको हम लोग आज की डेट में, मतलब उस समय बोलते हैं चित्तौड़। आज की डेट में देखोगे तो हरियाणा और पंजाब का इलाका है। हाँ, इसी बोलते हैं बैटल ऑफ चित्तौड़। बैटल ऑफ चित्तौड़, ठीक है। राजा देखोगे तो इसके बारे में तो पता है, अभी लास्ट टाइम मूवी आई थी, राणा रतन सिंह, और इनकी वाइफ का नाम था पद्मावती। राणा रतन सिंह और इनकी वाइफ का नाम था पद्मावती, ठीक है। पद्मावती, पद्मावती, ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, अब देखो अलग अलग बुक में पढ़ोगे ना आप लोग को, इसमें राणा रतन सिंह के बारे में पता चलेगा, और आप जो लिखे हो रावल रतन सिंह, हाँ ये भी मिलता है। तो राणा रतन सिंह इसका मैक्सिमम देखोगे तो नाम आपको बुक में मिलेगा, यूनिक जैसी बुक प्रीफर प्रीफर करोगे तो राणा रतन सिंह मिलते हैं इनका नाम, और वाइफ का नाम पद्मावती। हाँ, इनका एक पैरेट था, तोता था, जिसका नाम था हीरामन। इनका एक पैरेट था जिसका नाम था हीरामन। हाँ, अब मूवी में देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाया है कहानी, स्टोरी, बट आप लोग एक्चुअल बुक पढ़ोगे तो आप लोग को अलग कहानी मिलेगी। अब राणा रतन सिंह और पद्मावती का एक पैरेट था जिसका नाम था हीरामन। हुआ ये कि हीरामन जो था वो बहुत ज्यादा बात बात करता था, इनका पैरेट था, है ना। तो वो बहुत ज्यादा बात बात करता था, पद्मावती की तारीफ वारीफ करता था। अब एक दिन ये हुआ कि पद्मावती और उसका थोड़ा सा मतभेद हो गया, लड़ाई हो गया, जिसके कारण हीरामन उड़ के कहाँ चले गया, बाहर चले गया, आगे चले गया, मतलब आगे जाके देखोगे तो दिल्ली, आगरा तक पहुंच गया। और वहीं पे उनकी मुलाकात जो हुई थी, किससे हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात हुई थी। मतलब टेरिस में था, तो सैनिकों को बोला यार कौन है, पैरेट बहुत प्यारा दिख रहा है, तो जाओ इसको लेके आओ, पकड़ो। तो पकड़े तो माफी वाफी मांगना शुरू किया कि मेरे को माफ कर दो। तो पता चला अलाउद्दीन खिलजी को कि यार ये तो बहुत अच्छा बात बात करता है, इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन है। तो पूछे कि कहाँ से आओ तुम, तो बताया कि मैं चित्तौड़ के राजा, मतलब राणा रतन सिंह और वहां की रानी पद्मावती, जो विश्व की सबसे सुंदर लेडी, वहां उस देश का निवासी। तो ये बताया गया था। तो इस तरह से मतलब देखोगे तो क्या एक शुरुआत हुई।
तो राणा रतन सिंह और कौन आई थी, मतलब पद्मावती के बारे में उनको पता चला अलाउद्दीन खिलजी को। अब हुआ ये कि राणा रतन सिंह और पद्मावती, राणा रतन सिंह और पद्मावती, मतलब पद्मावती के बारे में ये पता चला कि बहुत ही अच्छा, देखो मूवी को आप लोग एकदम बिलीव मत करना कि जो आप लोग को मूवी जो मिली है वो एकदम मतलब ऑथेंटिक है, क्योंकि बुक्स जब पढ़ोगे तो आप लोग को एकदम अलग कहानी मिलेगी। तो मूवी के पास मत जाना आप लोग, मतलब मूवी में कहानी थोड़ी सी अलग दिखाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि पद्मावती बहुत सुंदर है, तो इसलिए इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे आक्रमण करने की सोची थी। अब आक्रमण जब होने वाला था तो राणा रतन सिंह को बाद में बोला कि मैं अपनी आपकी वाइफ को एक बार देखूंगा, उसके बाद युद्ध नहीं करूंगा। अब हुआ भी यही, चित्तौड़ के किले में गए तो टेरिस पे पद्मावती खड़ी थी, और नीचे देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह खड़े थे। पद्मावती को देखी कि बहुत ब्यूटीफुल है, और चुपके से किसको मार दिए, राणा रतन सिंह को। एक्चुअल देखोगे तो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का कोई युद्ध नहीं हुआ था, उन्होंने धोखे से मारा था। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को धोखे से मारा था। और जैसी पद्मावती देखी कि राणा रतन सिंह की डेथ हो गई, पद्मावती गई, टेरिस पे खड़ी थी और जाके डायरेक्ट जौहर प्रताप धारण कर दी, मतलब नीचे आग में कूद गई। तो फर्स्ट लेडी जिसने जौहर प्रताप धारण किया था वो कौन थी, पद्मावती। तो ये कहानी मिलती है। और इस तरह से इनके पास जो इलाका आ गया था, कौन सा इलाका आ गया था, चित्तौड़ का इलाका आ गया, जो इम्पोर्टेंट है। ये चित्तौड़ का इलाका आ गया था किनके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके बाद छोटे छोटे दो राज्यों को जीता था, जिसमें बोलते हैं हम लोग मालवा, आज के डेट में मालवा एमपी में, मालवा विजय। इसमें राजा जो मिलेंगे आपको महलक देव मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि वो, मालवा, मालवा में आपको राजा मिलेंगे महलक देव। महलक, ठीक, महलक देव। हाँ, अब जो मेन इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा, ये महाराष्ट्र वाला इलाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसको हम लोग बोलते हैं आज की डेट में, मतलब अब आज महाराष्ट्र बोलते हैं, पहले जो बोलते थे हम लोग क्या बोलते थे, देवगिरी, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी। हाँ, देवगिरी के राजा कौन थे, तो रामचंद्र, रामचंद्र राय, ठीक है। और इनके बेटे का नाम था शंकर देव राय, शंकर देव राय। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। याद होगा अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो युद्ध था गुजरात विजय था, गुजरात पे आक्रमण था, जिस समय कर्ण बघेला और देवल रानी भाग के कहाँ पे आ गए थे, देवगिरी। देवगिरी मतलब देखोगे तो कहाँ, महाराष्ट्र। अब हुआ ये, महाराष्ट्र आने के बाद आप लोग देखोगे, थोड़ा सा नोटिस करोगे तो कर्ण बघेला और देवल रानी भाग के कहाँ पे आ गए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब देखोगे तो देवगिरी आ गए। अब इनका राज्य छीन चुका था, और कमला देवी का विवाह हो चुका था कहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, है ना। दिल्ली में ये रहती थी, दिल्ली में इनका विवाह हो गया था, कमला देवी को लेके चले गए थे। तो फाइनली कर्ण बघेला और देवल रानी कहाँ पे आ गए थे, देवगिरी में आ गए थे, मतलब महाराष्ट्र में आ गए। तो इनको पहली बार जो शरण दिया था कौन दिए थे, रामचंद्र राय ने शरण दी। उस समय देखोगे तो देवल रानी मतलब कर्ण वघेला की जो बेटी थी, वो पुत्री जो थी वो बहुत छोटी थी। और इस समय देखो ये रामचंद्र राय, जब शंकर देव रॉय इसका बेटा जो था वो भी उस समय क्या थे, छोटे थे। अब हुआ ये, दोनों एक साथ स्कूल स्कूल गए, और आगे जाके देखोगे तो शंकर देव राय का अफेयर जो हो गया था, किससे हो गया था, देवल रानी से हो गया। अब शंकर देव राय ने बताया अपने पापा जी को, मतलब रामचंद्र राय को, कि अब मेरा विवाह जो है वो किससे कर दो, देवल रानी से कर दो। तो फाइनली रामचंद्र राय ने प्रपोजल कर्ण वघेला के पास रखा। कर्ण वघेला वैसे ही ऑलरेडी एहसानों तले दबा हुआ था, वो बोले कि ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह, पुत्री का विवाह किससे कर दूंगा, शंकर देव राय से कर दूंगा। अब फाइनली उस समय ऐसा था कि पूरी जगह, पूरे राज्यों में, साम्राज्य में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि खाने का आयोजन है, शाही खाने का आयोजन है, और सारे लोगों को क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अब ये हुआ, ये बातें कहाँ तक पहुंच गई, दिल्ली तक पहुंच गई। मतलब कि शंकर देव राय और किसका विवाह हो रहा है, देवल रानी का विवाह हो रहा है। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो आगे जाके वाइफ जो बन गई थी, कौन बन गई थी हमारी, कमला देवी बनी थी, जो एक्चुअल देखोगे तो देवल रानी की पहली मम्मी थी। तो कमला देवी को इस चीज का पता चला,
कमला देवी रोना होना शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि क्या हुआ, तो कमला देवी बताई कि मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है बट मुझे बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गए और अपने सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर को बोला कि यहाँ पे जाओ और किसको लेके आ जाओ, देवल रानी को उठा के लेके आ जाओ। अब फाइनली अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर आया और देवगिरी पर आक्रमण किया और फाइनली क्या हुआ, युद्ध हुआ। मतलब किसके किसके बीच, मलिक काफूर और किसके, रामचंद्र राय के बीच में क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ। तो यही पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। बैटल ऑफ देवगिरी, मतलब देवगिरी में जब युद्ध हुआ था उस समय राजा कौन थे, महाराष्ट्र के तो कौन थे हमारे, रामचंद्र राय महाराष्ट्र के राजा हुआ करते थे, मतलब देवगिरी के राजा हुआ करते थे। तो घमासान युद्ध हुआ था। स्पॉट में देखोगे तो मलिक काफूर ने मतलब किसको मार दिया था, कर्ण वघेला जो देवल रानी के पिताजी है, और उसके अलावा किसको मार दिया था, शंकर देव राय, उनकी हत्या कर दी थी। और रामचंद्र राय और देवल रानी को बंदी बना के कहां ले गए, दिल्ली। दिल्ली बंदी बना के ले गए। रामचंद्र राय का दिमाग काम करना बंद कर चुका था क्योंकि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी थी, और उनका जो फ्रेंड था मतलब जो समधी बनने वाला था कर्ण वघेला, उसकी भी डेथ हो गई थी। देवल रानी भी बंदी थी। देवल रानी को अलाउद्दीन खिलजी उसकी माता मतलब किससे, कमला देवी से मिलाया, और आगे जाके देवल रानी का विवाह अपने एक और पुत्र मतलब खिज्र खां से उनका क्या किया था, विवाह करा दिया था। खैर इतना डिटेल में पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस नॉलेज के लिए आप लोग को बता रहा था। और इसके बाद देखोगे तो रामचंद्र राय को बोला कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तो बोला कि आपको जैसा सुटेबल लग रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वैसा करो। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है मैं तुमको जीवन दान देता हूँ, बट तुम अब महाराष्ट्र में मतलब देवगिरी में शासन नहीं करोगे, अब तुम्हारे गवर्नर की तरह यहाँ काम करोगे। हाँ, इसको एक बार और देवगिरी वाला एक और स्टोरी बता देता हूँ, मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देवगिरी, देवगिरी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है स्टोरी को। खैर स्टोरी स्टोरी में बस मतलब स्टोरी में नहीं, मतलब अपने को ना फैक्ट निकालना आना चाहिए कि बैटल ऑफ देवगिरी, बस यही पूछेगा आपको बैटल ऑफ देवगिरी में राजा कौन था, तो कौन था हमारे रामचंद्र राय, मतलब किसको हराया था, तो किसको हराया था, रामचंद्र राय को, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, पर मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देवगिरी महाराष्ट्र अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस समय देवगिरी के राजा थे रामचंद्र राय, उनके बेटे थे शंकर देव राय। हाँ, उन्होंने शरण दिया था, रामचंद्र राय ने किसको, गुजरात के राजा कर्ण वघेला और उनकी बेटी देवल रानी को शरण दिया था। आगे जाके देखोगे शंकर देव राय और देवल रानी का विवाह होने वाला था, तब अलाउद्दीन खिलजी का जो विवाह ऑलरेडी विवाह हो चुका था, किससे, कमला देवी से विवाह हो चुका था, वो देवल रानी की पुत्री थी। तो कमला देवी बोली कि ये मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है और मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए एक्चुअल देखोगे तो युद्ध हुआ था। इस समय देखोगे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आया किसको, देवल रानी को लेने, और उन्होंने हत्या कर दी थी शंकर देव राय और किसकी, कर्ण वघेला की हत्या कर दी थी। देवल रानी और रामचंद्र राय को बंदी बना के कहां ले गया था, अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गया। बस यही है और कुछ नहीं। और इस तरह देखोगे तो देवल रानी का आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी के बेटे, एक अन्य बेटे खिज्र खां से विवाह हो गया था, और रामचंद्र राय को बोले कि अब तुम यहाँ राजा की तरह शासन नहीं करोगे, यहाँ पे जो शासन करोगे किस तरह से करोगे, यहाँ पे गवर्नर की तरह करोगे। तो पहला स्टेट मतलब साउथ का पहला स्टेट अगर देखोगे जो क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया था, तो कौन सा, देवगिरी। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी का नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा पहला आक्रमण कौन सा था, तो कौन सा था, बैटल ऑफ गुजरात। पर अगर बोलेंगे साउथ में पहला आक्रमण कौन सा था, फर्स्ट आक्रमण कौन सा था, तो कौन सा, बैटल ऑफ देवगिरी। हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम होगा आप लोग। तो इस तरह देखोगे तो कौन सा इलाका आ गया था इनका, राजस्थान के इलाका आ गया था, सॉरी महाराष्ट्र के इलाका आ गया, ये वाला इलाका आ गया इनके पास, ठीक है। हाँ, ये उसके बाद आ जाते हैं कौन सा, ये जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं आज की डेट में तेलंगाना, और उस समय भी क्या बोलते थे हम लोग, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। हाँ, राजा थे हमारे प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र,
प्रताप रुद्र देव, ठीक है, एक्चुअल राजा थे। देखो हुआ हुआ क्या, अब पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया को जीतना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। फाइनली देखोगे तो कहाँ पे आक्रमण किया, तेलंगाना। तेलंगाना में इस समय राजा देखोगे तो प्रताप रुद्र थे, इसी को बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ तेलंगाना, है ना। बैटल ऑफ तेलंगाना, जब ये युद्ध हुआ था तेलंगाना का, जब युद्ध हुआ था तो इस समय प्रताप रुद्र देव राजा थे। उनको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी सारे राज्यों को, इंडिया के सारे राज्यों को लगभग मैक्सिमम जीत चुका है, मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए पहला ऐसा राजा जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था वो कौन थे, हमारे प्रताप रुद्र देव पहली बार अधीनता स्वीकार कर ली थी। हाँ, और बदले में जो दिए थे, क्या दिए थे इनको, कोहिनूर हीरा भेंट किए थे। और आज के डेट में देखो ये कोहिनूर हीरा कहाँ पे हमारा, ब्रिटेन, यूके। तो इस तरह से देखेंगे तो कौन सा इलाका आ गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास, ये तेलंगाना, ठीक। अब एक राज्य की बात कर रहा हूँ, कौन सा, ये होयसल राज्य, ये वाला इलाका, होयसल राज्य, ठीक है। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, होयसल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, होयसल स्टेट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे राजा थे वीर बल्लाल थर्ड। वीर बल्लाल थर्ड नंबर के थे ये हमारे, ठीक है। हाँ, होयसल राज्य को फिर फाइनली आक्रमण करने गए तो ये भी बिना लड़े क्या किया, हार मान गया, ठीक। लास्ट ये राज्य की मैं बोलता हूँ पांड्या राज्य, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लास्ट है, पांड्या पांड्या राज्य। दो भाई थे यहाँ पे, वीर पांड्या और एक कौन, सुंदर पांडे। वीर पांडे और दूसरा कौन, सुंदर पांडे। सुंदर पांडे, ठीक है, ये दो भाई थे। इनका लास्ट युद्ध था, एकदम साउथ में आक्रमण था। जब यहाँ पे गए पहली बार आक्रमण करने, तो फाइनली देखोगे तो दोनों भाई भाग गए, क्योंकि उनको मालूम था कि इस क्षेत्र को नहीं जीत सकते। और देखोगे तो इस तरह से वो हुआ था। तो कौन से राज्य को अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था, एग्जाम में पूछेंगे तो पांड्या राज्य। इसलिए नहीं जीत पाया था क्योंकि जैसे ही आक्रमण करने आए वीर पांडे और सुंदर पांडे भाग गए थे। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से राज्य को नहीं जीत पाया, तो पांडे राज्य को नहीं जीत पाया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। हाँ, और 1316 में देखोगे तो इनकी डेथ हो गई थी, इसके अलाउद्दीन खिलजी की। हाँ, डेथ कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अब अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली देखोगे तो ये श्रापित थे, मतलब इनको श्राप मिला हुआ था, ऐसा एक बुक में लिखा हुआ है, तो श्रापित थे। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी लास्ट टाइम में देखोगे तो फूल गए थे, मतलब एकदम मोटे हो गए थे, हेल्दी हो गए थे, और फाइनली देखोगे तो डेथ हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसमें से एक क्वेश्चन इकोनॉमिक में ये पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कि मार्केट कंट्रोल की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल मतलब ये होता है कि हर चीजों का रेट फिक्स कर देना, मतलब हर सामान का रेट फिक्स कर देना, ताकि यहाँ के लोगों को किसी चीज की क्या ना हो, दिक्कत ना हो। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी, और इसलिए इन्होंने मार्केट कंट्रोल की शुरुआत की थी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है मार्केट कंट्रोल पूरे भारत में लागू हुआ था कि सिर्फ दिल्ली में था। हाँ, तो ये याद रख लेना, मार्केट कंट्रोल जो था ओनली कहाँ पे था, सिर्फ दिल्ली, ठीक है। मार्केट कंट्रोल की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये थोड़ा सा लास्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम। मार्केट कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल, ठीक है, कहाँ लागू हुआ था, तो दिल्ली, ठीक। ये अलाउद्दीन खिलजी का है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के आगे देखोगे तो उनके बाद कौन आए थे शासक, इसके बाद देखोगे तो छोटे छोटे शासक आए, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं आप लोग को। हाँ, अगर आपको यहाँ पे नोट्स नोट्स की अगर आप लोग बात कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ 4D से एक नोट्स मिलेगा, 4D से आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ सकते हो और मेरा क्लासेस सुन सकते हो। हाँ, और
अगर आप लोग को और अगर बाहर से परचेस करना है तो आप लोग शायद एसएससी वाले हो और होटल मैनेजमेंट क्लैट वाले हो, तो आप लोग के लिए लूसेंट सफिशिएंट रहेगा, लूसेंट पढ़ना रहेगा तो वो पढ़ सकते हो। फैक्ट वाइज मतलब क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है वो आप लोग को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन कैसा बना है। मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ और कुछ। हाँ, बीबीए वाले भी हो तो लूसेंट पढ़ सकते हो, सफिशिएंट दिया हुआ है लूसेंट में। जीएस की बुक है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस सारे दिए रहते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आएंगे हमारे कौन, मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगले राजा बने कौन बने हमारे, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, हाँ इनके बारे में बता देता हूँ। मुबारक खिलजी में इनका टाइम पीरियड मिलेगा आप लोग को 1316 टू 1320। मुबारक खिलजी में बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, टाइटल मतलब कौन सी उपाधि, कौन सा टाइटल धारण किए थे, तो एक स्वयं खलीफा, खलीफा का एक टाइटल धारण किए थे। खलीफा मतलब पहले खलीफा मतलब इनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था, मतलब भगवान के एक अंश के रूप में देखा जाता था, इसलिए खलीफा का टाइटल धारण किए थे मुबारक खिलजी। बस इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये याद रखना दिमागी रूप से थोड़ा बीमार थे और बिना वस्त्र के दरबार में घूमते रहते थे। तो आगे जाके देखोगे ना तो इसकी हत्या इनके सैनिकों ने कर दी थी। तो इस तरह से देखोगे तो मुबारक खिलजी की हत्या होगी। मुबारक खिलजी देखोगे अलाउद्दीन खिलजी का मतलब रिलेटिव था, मतलब भाई था, मतलब चाचे का लड़का था। तो मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी के बाद लास्ट देखोगे तो कौन, खुसरो शाह। खुसरो शाह, खुसरो शाह। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कौन है ना? खुसरो शाह। मुबारक खिलजी को मारने वाला अगर देखोगे तो इनके सेनापति थे, उनके सेनापति में देखोगे तो कौन है, खुसरो शाह। ये आगे जाके राजा बने, पर इनकी हत्या जो कर दिया था किसने कर दिया था, ग्यासुद्दीन तुगलक। इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और कौन सा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अब आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, हाँ इसका टाइम पीरियड मिलेगा आप लोग को कब से कब तक, 1320 से 1411। ठीक, तुगलक डायनेस्टी। अब देखो तुगलक डायनेस्टी में अगर फाउंडर देखोगे तो कौन थे हमारे, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड मिलता है 1320 से 1325। इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था, हाँ ये याद रखना। खुसरो शाह की हत्या की थी और तुगलक डायनेस्टी की क्या हुई थी, शुरुआत हुई। हाँ, एक दो काम पूछता है इसका बस। पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की थी। इनका पहला काम था ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम।
पोस्टल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, ठीक। ये इनका पहला काम था। दूसरा देखोगे तो इन्होंने क्या किया था, गाजी मलिक, गाजी मतलब टाइटल जो धारण किया था कौन सा, गाजी मलिक का एक टाइटल धारण किया था। अब गाजी मलिक का टाइटल मतलब गाजी मलिक होता क्या एक्चुअल में, काफिरों पर आक्रमण करने वाला, उसी को बोलते हैं हम लोग गाजी मलिक। अब काफिर मतलब ये होता है हिंदुओं का, क्योंकि हिंदुओं का वध करने वाला जो इन लोग धारण करते थे, जिसको बोलते थे हम लोग गाजी मलिक। आगे जाके देखोगे तो इनका बेटा, जिनका नाम देखोगे तो क्या है, जूना खां मिलता है। आगे जाके वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठते हैं। तो जूना खां ने किसकी हत्या की थी, अपने पापा की हत्या की थी। और इस तरफ से अगला जो राजा बना था, कौन बने थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब जूना खान ने जो गद्दी पे बैठे थे, किसके नाम से बैठे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठे, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने हत्या की थी अपने पापा की, ताकि वो क्या बन सके, राजा बन सके। तो इनके बारे में पूछे पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो कौन हमारे, गयासुद्दीन तुगलक। बट तुगलक तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक। पर तुगलक डायनेस्टी में लंबा शासन किसने किया था, तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। हाँ, इनका टाइम पीरियड मिलेगा 1325 से 1351। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। आगे जाके जो पागल बादशाह के नाम से फेमस हुए थे, कौन हुए थे हमारे, मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों हुए थे इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यार डायग्राम डायग्राम अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा मैं थोड़ा सा बना पाऊंगा डायग्राम, कोशिश कर सकता हूँ। ये मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, मतलब क्या था, बचपन का निक नेम क्या था, तो जूना खां। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जूना खां इनका बचपन का नाम था। और जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पापा की हत्या की थी और क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये भविष्य में पागल बादशाह के नाम से फेमस हुए, क्यों बोलते थे पागल। हाँ, ये याद रख लेना, सबसे पढ़ा लिखा बादशाह कौन था, मतलब दिल्ली सल्तनत में, या बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, तो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाम था। बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं। हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हाँ, इनका जो पॉलिसीज बहुत चलाते हैं, जैसे मोदी जी बहुत पॉलिसीज चला रहे हैं, तो वैसे ये भी पॉलिसीज चलाते थे। हाँ, मोदी जी की पॉलिसी सक्सेसफुल होती है, बस इनकी पॉलिसी क्या नहीं हो पा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला इलाका देखोगे आप लोग, ये क्या बना रहा हूँ मैं, कुछ आइडिया है क्या आपको, रिवर बना रहा हूँ, बोलते हैं ना, ये कौन सी, ये भागीरथी और ये अलकनंदा रिवर, और ये इधर बहती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में बहती है, इसको बोलते हैं हम लोग गंगा। और यहीं देखोगे उत्तराखंड से एक और रिवर निकलता है यमुनोत्री से, जिसको बोलते हैं हम लोग यमुना। तो ये जो दो नदी के बीच का इलाका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब, है ना। तो इनका टैक्स बढ़ाया गया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इनका टैक्स इसलिए बढ़ाया गया था, क्योंकि मालूम है दो नदियों के बीच का इलाका है, मतलब ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, खेती बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, दोआ इसमें क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिया था। इसी को बोलते हैं हम टैक्सेशन इन इन द दोआ, ठीक है। तो ये इनका पहला काम था, मतलब इस इलाके का इन्होंने क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिया था, ये इनका पहला काम।
टैक्सेशन इन दोआ। ठीक है, टैक्सेशन इन दोआ। टैक्सेशन इन दोआ, ठीक है, ये इनका पहला काम था। एक्चुअल क्या किए थे, जो गंगा और यमुना का जो बीच का क्षेत्र था, बीच का इलाका था, उनका बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे। इसलिए इसको बोलते हैं टैक्सेशन इन दोआ। इनका टैक्स बढ़ा दिए थे ताकि इसमें लोग डबल फसल ले सकते हैं, इसलिए इनका टैक्स बढ़ा दिया गया। हुआ ये, टैक्स बढ़ाने के बाद देखोगे तो किसान लोग बोले, मजदूर लोग बोले कि हम लोग काम तो करेंगे, टैक्स आप बढ़ा दी, बट हम लोग को क्या चाहिए, लोन चाहिए, क्योंकि आप पैसे दोगे तभी तो हम लोग अल्टीमेटली और ज्यादा मेहनत करेंगे, खेती करेंगे, और आपको क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। बोले ठीक है, लोन ले लो आप लोग। अब क्या कि लोन तो दे दिए, बट ये हो गया कि उस साल क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। मतलब उस साल देखोगे तो क्या हो गई थी, ज्यादा बारिश गिर गई, और जिसके कारण हुआ ये, अल्टीमेटली फसल पूरी खराब हो गई। इन लोग डबल टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब टैक्स में जो प्रॉफिट ज्यादा, जो टैक्स बढ़ाए थे वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे। अब किसानों को ये लग रहा था कि यार टैक्स तो बढ़ा दिए हैं, टैक्स दे नहीं पाएंगे, इसलिए लोग कहाँ भागे, जंगल की ओर भागे, मतलब वन की तरफ भागे। वापस मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार अब किसान लोग नहीं रहेंगे तो एग्रीकल्चर, खेती कौन करेगा, तो इसलिए बाद में आगे जाके इनको क्या करना पड़ गया, माफ करना पड़ गया। तो इस तरह से क्या हुआ था, मतलब टैक्सेशन इन दुआब, मतलब इसको क्या किया गया, मतलब फ्री किया गया, मतलब माफ कर दिया गया। तो ये पहली योजना अगर देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक की क्या थी, टैक्सेशन इन दुआब, है ना, जो पूरी तरह से क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, टैक्सेशन इन दुआब सबसे पहले किसने चालू किया था, किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आगे देखते हैं। आगे सेकंड योजना कौन सा था, इन्होंने सेकंड टाइम देखोगे तो कैपिटल ट्रांसफर किया था। कैपिटल देखोगे तो पहले कैपिटल जो हुआ करता था, कौन सा हुआ करता था, हमारा दिल्ली, ये वाला इलाका जिसको बोलते हैं लोग दिल्ली। ठीक है, हाँ, दिल्ली से कहाँ ले जाने की सोची है, देवगिरी, देवगिरी, है ना। हाँ, एक और चीज याद रख लेना, कभी कभी बुक पढ़ोगी तो आप लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, दौलताबाद मिलेगा इनका नाम, क्योंकि देवगिरी का आगे जाके क्या नाम रख दिया गया था, दौलताबाद, दौलताबाद। ठीक, आगे जाके देखोगे तो इसका नाम रख दिया गया तो दौलताबाद। अब कैपिटल ट्रांसफर करना था मोहम्मद बिन तुगलक को, इसके बड़े, ये इनका सेकंड काम था, कैपिटल ट्रांसफर का, ये इनका सेकंड काम। कैपिटल ट्रांसफर का इनका सेकंड काम था, कहां से कहां ले जा रहे थे, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी क्यों हम लोग दौलताबाद बोलते हैं। तो रीजन ये था ट्रांसफर करने का कैपिटल, रीजन ये था ट्रांसफर करने का, क्योंकि दिल्ली अब देखोगे तो बॉर्डर से लगा हुआ है, मतलब पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान उस समय हमारे साथ था, बट अफगानिस्तान दूसरा इलाका पड़ता था। तो अफगानिस्तान वाले इलाके से लगा हुआ था, और कोई भी आक्रमण करने बहुत आसानी से आ सकता था, और बहुत जल्दी आ सकता था। इसलिए लगा उनको कि यार अगर कैपिटल ट्रांसफर होगा, है ना, दिल्ली से देवगिरी जाएंगे तो एटलीस्ट क्या होगा, सीमावर्ती इलाकों से दूर हो जाएंगे हम लोग, और भारत की आराम से क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि यार कैपिटल क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। योजना उनकी सही थी, पॉलिसी एकदम सही थी, बट इसको सही तरीके से इन्होंने क्या नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब ये सोचे कि यार हम लोग को तो जाना चाहिए देवगिरी, साथ में जितने भी यहाँ के निवासी है, मतलब यहाँ की आम जनता है, वो भी कहाँ चले जाए, दौलताबाद, मतलब देवगिरी चले। अब सारी जनता को बोला, ऐलान किया कि आप लोग को देवगिरी जाना है। अब पुराने बुजुर्ग लोग का ये सोचना था कि हम लोग यार दिल्ली में पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग को जाने का क्या मतलब, आप लोग चले जाओ जाना है। पर राजा का शब्द आदेश था कि सबको जाना है। हुआ ये अल्टीमेटली कि सबको उठा उठा के कहाँ ले गए,
देवगिरी दौलताबाद ले गए, जिसके कारण ये हो गया था, ये दिक्कत हो गई थी कि किसी के परिवार के, किसी के मम्मी पापा हैं तो बच्चे लोग दिल्ली में है, किसी के माँ बाप देवगिरी में, तो आगे जाके देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को मतलब लेटर लिख लिख के मतलब उनको गाली देते थे मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये इसलिए मतलब देखो कि सेकंड योजना सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण ये क्या हो गई थी, इनकी योजना फ्लॉप हो गई। एक्चुअल में मोहम्मद बिन तुगलक को खुद आना था, अपने मेन मेन सैनिकों को लाना था, बट वो पूरे पब्लिक को लाने के कारण क्या होता है, योजना पूरी तरह से क्या हो गई थी, फ्लॉप हो गई। तो सेकंड योजना इनकी बुरी तरह क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। हाँ, तीसरा योजना आ जाते हैं, तीसरा पॉलिसी इन्होंने कौन सा चला, करेंसी। हाँ, इन्होंने करेंसी क्या किया था, सिल्वर मतलब ब्रॉन्ज, मतलब सिल्वर कॉइन्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर कर दिया था, ब्रॉन्ज कॉइन के बराबर कर दिया। सिल्वर कॉइन की वैल्यू कर दी थी किसके बराबर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉइन के बराबर कर दी थी। क्यों करे थी आप लोग मालूम होगा, पहली बार ऐसा कोई आदमी जो सोचा था कि यार एक करेंसी लाऊंगा जिसका क्या रहेगा, मार्केट में वैल्यू रहेगा, है ना। और सिल्वर पहले मार्केट में मिलता कम था, तो इसने ब्रॉन्ज की वैल्यू क्या कर दी थी, सिल्वर के बराबर कर दी थी। बट दिक्कत ये क्या क्या किया था, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था इस योजना को। अब ब्रॉन्ज करेंसी को सही तरीके से छापा नहीं, जिसके कारण क्या हो, ब्रॉन्ज के जो बर्तन हुआ करते थे घर में, उनको लोग गला गला के जाके कॉइन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना भी बुरी तरह क्या हो गई थी, पिट गई थी, मतलब फ्लॉप हो गई। अब आ जाते हैं इनकी चौथी योजना, इसको बोलते हैं हम लोग दीवाने कोई। दीवाने कोई ये क्या था, ये देखो राजस्थान गुजरात में देखोगे तो इलाका पूरी तरह से क्या रहता है, बंजर रहता है हमारा, ये गुजरात की कच्छ वाला। इसी के लिए एक विभाग बनाया था जिसको बोलते हैं दीवाने कोई। ये भूमि पूरी तरह से क्या थी, बंजर। ये दीवान एक कोई, ये देखोगे ना उर्दू वर्ड है एक्चुअल में, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आता। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर वाली भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ये एक्चुअली क्या था, राजस्थान और जो गुजरात का जो बंजर भूमि था उसको क्या करना था, उपजाऊ बनाना था। ये इनकी चौथी योजना थी, चौथी पॉलिसी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। उन्होंने ऐसे किसानों को ढूंढा जिनके पास खेत मतलब खेती करने के लिए कुछ था नहीं, ऐसे वर्कर को ढूंढा जो यहाँ पे क्या कर सके, बड़ा बड़ा वृक्ष मतलब पेड़ लगा सके और उसको क्या बना सके, उपजाऊ बना सके। अब उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, लोन बांट दिया मजदूरों में, है ना। लोन बांट दिया तो लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने अपनी जरूरत की चीजों पूरा खर्च कर लिए जरूरत की चीजों में। और 3 साल का टाइम दिया था इसको डेवलप करने के लिए, यहाँ पे पेड़ लगाओ ताकि क्या हो, यहाँ पे हरा भरा हो जाए, जंगल टाइप हो जाए, और ये आगे जाके क्या हो जाए, पूरी तरह से वो हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ये एक प्लान था, स्ट्रेटेजी थी। अब इस तरह से देखोगे तो एग्रीकल्चर भूमि जिसको बोलते हैं हम लोग दीवानी कोई, है ना, इसको डेवलप करने की बात चल रही थी, मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको डेवलप करने की बात कर रहे थे वो, कि ये उपजाऊ हो जाए और इसका भविष्य में क्या उठाया जाए, लाभ लिया जाए। बट पूरा पैसा एक साथ पेमेंट करने के कारण मजदूर भाग गए, और इस तरफ क्या नहीं दिया जा गया, क्या नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, और इस तरह से चौथी योजना भी इनकी बुरी तरह से क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। ये फोर्थ योजना। और फिफ्थ योजना आप लोग देखोगे कौन सा, ये वाला इलाका जिसको क्या बोलते हैं, चाइना। ये वाला इलाका जिसको बोलते हैं चाइना, यहाँ पे आक्रमण करने का प्लान बनाया था, ये इनकी कौन सी योजना थी, ये पांचवी थी। ये चौथी योजना भी फ्लॉप हो गई। पांचवी देखोगे तो चाइना, चाइना, ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये फ्लॉप क्यों हुआ। इस समय देखोगे तो मुरक्को कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, पीएससी वीएससी में पूछते रहता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उतना नहीं पूछेगा अभी तो आप लोग के में। मुरक्को को एक निवासी था, मुरक्को का एक नागरिक था जिसका नाम था इब्न बतूता, एक गाना भी आया था इब्न बतूता, ठीक है। मुरक्को का एक निवासी था इब्न बतूता, उसको बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान, तो उसको अलग अलग नई नई जगह में जाना और नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। तो फाइनली देखोगे तो इब्न बतूता इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात हुई,
तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि यार मेरे को बहुत सारा लैंग्वेज आता है, अरबी आता है, फारसी आता है ना, उर्दू आता है, संस्कृत आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान था। बट मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार ये कोई पड़ोसी कंट्री का देशद्रोही है, या फिर यहाँ पे क्या है खुफिया जानकारी हासिल करने आया है, इसलिए उसको बंदी बना लिया। किसको? इब्न बतूता को। अभी इब्न बतूता को बंदा बना लिया, 2-3 महीने तक उसको टॉर्चर किया गया, पूछा गया है कि ये तुम कहाँ से आए हो, कैसे किए, तो उन्होंने बताया कि नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इब्न बतूता ने फिर आगे जाके देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है रेहला। एग्जाम में पूछ लेते हैं इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है, तो रेहला। वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन किया, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा लिखा है, डिस्क्राइब में लिखा। तो बुक में लिखा है, आगे जाके देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को टॉर्चर किया, बहुत मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बहुत टॉर्चर किया। बट चाइना में उनको आक्रमण करना था, पर चाइना का लैंग्वेज एकदम अलग था, चाइनीज लैंग्वेज एकदम अलग था। बात किया, डिस्कशन किया अपने सैनिकों से कि क्या करना है यहाँ पे आक्रमण करने के लिए चाइना में। तो सैनिक बोले कि आक्रमण करने में दिक्कत ये है कि चाइना जाना है, मतलब 1.5-2 साल वहीं रहना है, तो हमारे घर को कौन देखेगा, वहां पे सैलरी कैसे चलेगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे सैनिकों को 2-2 साल का सैलरी एडवांस में दे दी। अब दूसरा दिक्कत ये आ रहा था, चाइना के लैंग्वेज का किसी को ज्ञान था नहीं इंडिया वाले को। तो उसको याद आया कि यार इब्न बतूता जो एक बंदी कारागार में, वो तो एटलीस्ट जानता है चाइना के लैंग्वेज के बारे में, तो हम लोग को वहां की खुफिया जानकारी निकाल के दे सकते हैं। उसने उसको अपना फॉरेन मिनिस्टर बना दिया इब्न बतूता को। इब्न बतूता को बोला कि जाओ तुम चाइना चले जाओ, मैं तुमको अपना विदेश मंत्री बना। तो इब्न बतूता को लगा कि यार मोहम्मद बिन तुगलक तो पागल है, कल मेरे को मारने के लिए तुला हुआ था और आज मेरे को रिहा करके विदेश मंत्री बना रहा है। इब्न बतूता आगे गया, चाइना के पास जाने के बाद कहाँ चले गए, वो अपने कंट्री चले गए, मतलब कौन सा, मोरक्को। और इस तरह से इनकी योजना क्या हो गई थी, फ्लॉप हो गई। तो चाइना में आक्रमण करने की योजना भी पूरी तरह से पिट गई। हाँ, ये याद रख लेना, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक को 1351 में डेथ हो गई थी, इन्हें पागल बादशाह के नाम से जाना गया आगे जाके। एल्फिंस्टन एक राइटर है जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा। ठीक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला राजा आते हैं कौन, हमारे फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। ठीक। एनसीईआरटी बुक भी अगर आप लोग देखोगे तो अच्छी बुक है एनसीईआरटी, उसको फॉलो कर सकते हो आप लोग। हाँ, ये याद रखें ना, मैं थोड़ा सा लेवल हाई पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा डीप डिटेल में चले जा रहा हूँ, पर आप लोग को ना फैक्ट निकालना। देखो फैक्ट कैसा क्वेश्चन पूछेगा, टैक्सेशन इन दोआब, अगर बोलोगे दोआब, अगर देखोगे तो दो नदियों के बीच का इलाका है जो बहुत उपजाऊ रहता है, तो ये बढ़ा दिया था, किसने बढ़ाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहला क्वेश्चन फ्रेम होगा। दूसरा देखोगे तो कैपिटल ट्रांसफर किया था कहाँ, दिल्ली से देवगिरी, ये एग्जाम में पूछेगा। तो कहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सिल्वर की वैल्यू किसके बराबर मतलब ब्रॉन्ज की वैल्यू किसके बराबर कर दी थी, सिल्वर के बराबर। और एक देखोगे दीवाने कोई, जिसका एग्रीकल्चर विभाग किसने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। यही क्वेश्चन फ्रेम होगा, एकदम डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, मैं स्टोरी टाइप इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि माइंड में रहे थोड़ा। रिहिला, हाँ, अगर देखोगे तो इब्न बतूता की बुक का नाम है रिहिला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, रिहिला। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन हमारे, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, ये देखोगे तो इनके चाचा के लड़के हैं, मतलब कजन ब्रदर, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक। इनका टाइम पीरियड मिलेगा आप लोग को 1351 से 1388। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है ना? डाउट कोई? फिरोज शाह तुगलक की ज्यादा कुछ खास काम नहीं था। अच्छा, हाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को? ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में बात करो, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चाचा के लड़के, मतलब उनके कजन ब्रदर, मतलब फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये लड़ाई वड़ाई करने के पर्पस में नहीं थे, मतलब इन्होंने लड़ाई वड़ाई उतना कुछ किया नहीं। ये जो फोकस किए किसमें किए, मतलब काम में बहुत ज्यादा फोकस किए, वर्क में बहुत ज्यादा फोकस किए। तो इनका दो तीन काम जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़े। स्टेब्लिशमेंट स्टेब्लिशमेंट ऑफ, इन्होंने शुरू किया था, मतलब किसकी शुरुआत की थी? दीवान खैरात। अब खैरात मतलब समझ लोगे आप लोग क्या होता है? दीवाने खैरात बोलते हैं ना हम लोग, खैरात में दे दिए। खैरात मतलब आप लोग देखोगे तो फ्री में दे दिए, दान में दे दिए, उसी को खैरात बोलते हैं। उर्दू वर्ड है ये भी। अब पहले के जितने भी थे उर्दू थे, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है कभी कभी। तो दीवान खैरात एक विभाग बनाया था, मतलब ये फंड डोनेट करते थे, दान करते थे, मतलब गरीबों को, या फिर हो सकता है कोई फंक्शन है या मंदिर बनाना है, मतलब खैर मस्जिद वस्जिद बनाना है, तो फंड दान करते थे। इसी को बोलते थे, एक विभाग बनाया था दीवान खैरात। मतलब किसको कितना दान करना है, कितना देना है, ये कौन डिसाइड करता था? दीवान खैरात, मतलब इससे हम लोग को पता चलता था। दूसरा, गुलामों के लिए, दास के लिए एक विभाग बनाया था, उनकी रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए एक विभाग बनाया था, जिसको बोलते हैं दीवाने बदगाह। ठीक, हाँ ये है क्या एक्चुअल में बताऊं? दीवाने बदगाह, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, मतलब गुलाम है ये। ठीक है, ये गुलाम मतलब जो दास होते हैं ना, जो काम वाम करने वाले नौकर वोकर, इन लोग के लिए एक विभाग बनाया था, उनकी देखभाल के लिए, उनको जो जरूरी सामान अवेलेबल कराने के लिए इन्होंने दीवाने बदगाह एक विभाग बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। दास विभाग या फिर दीवाने बदगाह विभाग किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था? स्लेव्स के लिए बनाया था। हाँ, किसने शुरुआत की थी इसकी? तो फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे शहरों का निर्माण किया था, न्यू शहर इस्टेब्लिश किए थे। जिसमें से देखोगे फेमस कौन कौन से थे, न्यू टाउन कौन कौन से थे? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सारे शहरों का निर्माण किया था। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और एक हिसार। जौनपुर और एक हिसार, ठीक है। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और एक हिसार, ये सारे शहरों का निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे शहरों का निर्माण किया था। बस इसमें इतने इंपॉर्टेंट, और कुछ है नहीं। बाकी देखोगे 1388 में इनकी नेचुरल डेथ हुई। हाँ, इनके बाद जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है हर्ष का। हाँ, जजिया। जजिया के बारे में थोड़ा सा बता दो, बताना चाहूंगा। खैर आप धर्म से रिलेटेड उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। जजिया कर एक्चुअल के होता क्या है पता है? जजिया कर मतलब जो हिंदुओं से लिए जाने वाला कर है, एक धार्मिक टैक्स है। मतलब जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, है ना, तो उसके लिए एक टैक्स लिया जाता था, जिसको बोलते हैं हम लोग एक धार्मिक कर।
तो जजिया कर अगर देखोगे ना, तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी जजिया कर की, तो किस, हाँ सॉरी, ऋषि, हाँ, तो जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। देखोगे तो सबसे पहला जो मिडिवल हिस्ट्री में पहला मुस्लिम जो आक्रमण किया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने जजिया कर की शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था, है ना। जजिया कर जो लिया जाता था सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, हमेशा याद रखना। हिंदुओं में देखोगे तो किससे नहीं लेते थे, ब्राह्मणों से बिल्कुल नहीं लेते थे जजिया कर, है ना। हाँ, फिरोज शाह तुगलक की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति था, फर्स्ट व्यक्ति था जो हिंदुओं के साथ साथ ब्राह्मणों पर, मतलब ब्राह्मणों पर भी इन्होंने जजिया कर की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा याद रखिए, ठीक। हाँ, इसके बाद जो आएगा, मतलब इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, अगला जो राजा बनेंगे हमारे, नसरुद्दीन महमूद शाह। टाइम पीरियड मिलता है इनका 1394 से 1414, ठीक है। इनके बारे में बताना चाहूंगा। 1398 में 1398 में देखोगे तो तैमूर लंग एक लंगड़े शासक थे, अफगानिस्तान वाले इलाके में, मतलब ईरान वाले इलाके में रहते थे। 1398 में एक युद्ध हुआ था, 1398 में युद्ध हुआ था, मतलब नसरुद्दीन महमूद और तैमूर लंग के बीच। तैमूर लंग अगर देखोगे तो बाबर के पूर्वज लोग थे, पूर्वज मतलब परदादा, क्या परदादा थे, ठीक है। तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और फाइनली नसरुद्दीन महमूद को पराजित कर दिया। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक अपना बंदा अपॉइंट कर दिया था, जिसका नाम था खिज्र खां। हाँ, यहाँ पे एक बंदा अपॉइंट कर दिया था, जो क्या, जिसका नाम था खिज्र खां, खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां इनका नाम था। अब तैमूर लंग आक्रमण किया, नसरुद्दीन महमूद को, शाह को हराया, नसरुद्दीन 1398 में हराया, और उसके बाद खिज्र खां को यहाँ पे अपॉइंट किया। बोले कि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, हर साल के साल क्या चाहिए, यहाँ से टैक्स चाहिए मेरे को, इसलिए खिज्र खां को अपॉइंट किया। आगे जाके देखोगे नसरुद्दीन महमूद 1314 में देखोगे तो विद्रोह कर दिए, बोले कि मैं अब टैक्स नहीं दूंगा तैमूर लंग को। तो खिज्र खां और नसरुद्दीन महमूद शाह के बीच बहुत युद्ध हुआ था। और आगे जाके देखोगे तो खिज्र खां कौन सा, एक नया डायनेस्टी जिसको बोलते हैं हम लोग सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की। तो अब आ जाते हैं हम लोग कौन से डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, ठीक है। हाँ, इनका टाइम पीरियड मिलेगा 1414 से 14, सॉरी 1451। बहुत छोटा डायनेस्टी। अगर बोलेंगे दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासन किस डायनेस्टी का था, डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी राजा की बात नहीं कर। तो सैयद डायनेस्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे छोटा छोटा जो डायनेस्टी था कौन था, सैयद डायनेस्टी। फाउंडर तो आप लोग को मालूम है कौन है, तो कौन, खिज्र खां, खिज्र खां। हाँ, इनका टाइम पीरियड मिलेगा 1414 से 1421। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, खिज्र खां में कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किए थे, कौन सा टाइटल अपनाए थे, कौन सा उपाधि धारण किए थे, तो कौन सा, नहीं, खिलजी डायनेस्टी देखोगे तो थोड़ी बड़ी डायनेस्टी थी, और सैयद डायनेस्टी देखोगे तो काफी छोटी है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो खिज्र खां,
सबसे मतलब इन्होंने एक टाइटल धारण किया था, एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था रैयत आला। बस एग्जाम में यही पूछेगा, एक टाइटल धारण किया था जिसको बोलते हैं रैयत आला, बस, और एग्जाम में नहीं पूछता। हाँ, कभी कभी सीरीज जमाने दे सकता है आप लोग को। खिजर खां के बाद अगला राजा कौन बनी, तो कौन हमारे खिजर खां के बाद कौन, मुबारक शाह। इन्होंने कुछ काम नहीं किए वैसे, मुबारक शाह। 1434। मुबारक शाह के बाद अगले राजा बने कौन हमारे, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो कौन हमारे, मोहम्मद शाह के बाद देखोगे लास्ट तो अलाउद्दीन आलम शाह, लास्ट वाला। अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह, इनका टाइम पीरियड मिलता है 1445 से 1451। ठीक, ये सीरीज जमाने दे सकता है सैयद डायनेस्टी का खिज्र खां, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, बस इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है याद से पूछेगा, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो कौन, खिज्र खां। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछता है रैयत आला टाइटल जो धारण किया था किसने धारण किया था, तो किसने, खिज्र खां, बस और कुछ नहीं पूछता। हाँ, ये याद रखना अलाउद्दीन आलम शाह अगर देखोगे ना, इसके टाइम में इनका जो सेनापति था जिसका नाम था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या की, और अगला जो राजा बन गया था कौन बन गया था, बहलोल लोधी। मतलब कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, तो कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक। हिस्ट्री वैसे थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा, जो स्टार्टिंग में पढ़ता है उनको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा होगा, बट ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे, स्टोरी टाइप पढ़ोगे तो आप लोग को अच्छे लगेगा हिस्ट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड मिलेगा 1351 से 1451 से 1526। लोधी डायनेस्टी के मालूम है फाउंडर कौन है, तो हमारे कौन, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत, हिस्ट्री की एक ही क्लास हुई है, आज दूसरी क्लास। हिस्ट्री की आज पहले मतलब कल पहली क्लास थी, आज देखोगे तो सेकंड क्लास। और कहीं से भी आप देखोगे लोधी डायनेस्टी एकदम अलग है। इसके बाद देखोगे तो हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वो एकदम अलग है। मतलब क्लास कहीं से भी शुरू करोगे तो समझ में आएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं कि पहली क्लास छूट गई तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको आराम से समझ में आएगा, स्टोरी टाइप है तो समझ में आ जाएगा। आज सेकंड क्लास है हिस्ट्री की। हाँ, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बारे अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही कहानी के बारे में पता चलेगा, बहलोल लोधी। हाँ, हिस्ट्री हम लोग चालू जो किए, बहलोल लोधी के अगर बारे में देखेंगे तो एक ही युद्ध हुआ था बहलोल लोधी के समय, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ ग्वालियर। बैटल ऑफ ग्वालियर, बैटल ऑफ ग्वालियर किसके किसके बीच हुआ था, तो ये
बहलोल लोधी और किसके बीच में हुआ था? बहलोल लोधी और किसके बीच में हुआ था? तो मान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर नहीं, वो एक मूवी है ना, पान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर। ठीक है, मान सिंह तोमर, अरे सॉरी, मान सिंह। युद्ध कौन जीत गया? तो हमेशा याद रख लेना कौन जीता था। तो कौन? बहलोल लोधी जीत गए थे ये युद्ध आराम से। और एग्रीमेंट कर लिया था, एक संधि कर लिया था, किसने? मान सिंह ने। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन पूछता है। बहलोल लोधी का बेटा जिसका नाम है सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी मतलब आप लोग अलेक्जेंडर की बात तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, ये अलग है। ठीक है, अलेक्जेंडर अगर देखोगे तो वो मैसेडोनिया के राजा थे। ठीक है, हालांकि पूरे विश्व को जीतने के सोचे थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसके? बहलोल लोधी का बेटा जिसका नाम क्या था? सिकंदर लोधी। अगले जो राजा बने कौन हमारे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड मिलेगा आप लोग को कब से कब तक? 1489 से 1570। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इनके निक नेम या बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, इनका निक नेम क्या था? तो क्या नाम था इनका? निजाम खां। इनका निक नेम क्या था? तो निजाम। निजाम। ठीक, निजाम खां इनका बचपन का नाम था। हाँ, इनके बारे में दो तीन क्वेश्चन पूछता है। आगरा, आगरा जो शहर है उसको स्टेब्लिश कौन किया था? स्टेब्लिश कब हुआ था आगरा शहर? तो कब हुआ था हमारा आगरा? कौन बताएगा? हाँ बताइए। अच्छा, बैटल ऑफ ग्वालियर अगर देखोगे तो आप कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1451 में हुआ। हाँ, इस तरफ आ जाते हैं हम लोग। सिकंदर के बारे में बचपन का नाम क्या था? तो निजाम खान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे तो इन्होंने आगरा शहर को स्टेब्लिश किया था, कब किया था? कोई बताना चाहेगा? आगरा शहर को स्टेब्लिश कब किया था? एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ये 1504 स्टेब्लिश किया था। आगरा को कैपिटल कब बनाया था? तो ये थोड़ा सा याद रखना। आगरा को कैपिटल बनाया था इन्होंने कब? सेकंड, मतलब सेकंड कैपिटल बनाया था अपना कब? 1506। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, आगरा शहर को स्टेब्लिश किया था 1504। और कैपिटल कब बनाया था इसको? तो 1506। थोड़ा सा याद रखना। ये सिकंदर लोग। हाँ, एक और याद रख लेना, दो तीन इसमें पूछ लेता है। सिकंदर लोधी की अगर मतलब सिकंदर लोधी देखोगे तो इन्होंने गुलरोखी के नाम से कविता लिखता था। जैसे बोलते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद का एक्चुअल नाम देखोगे तो धनपत राय है, बट लोगों को मालूम नहीं। वो कविता जो लिखी प्रेमचंद के नाम से लिखी, जो बहुत ज्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। वैसे ही सिकंदर लोधी देखोगे तो अपना गुलरोखी के नाम से कविता लिखता था, जिसका नाम था फरगने सिकंदरी। कभी कभी पूछ लेता है फरगने सिकंदरी किसकी रचना है? तो सिकंदर लोधी की। हाँ, पर किस नाम से लिखता था? गुलरोखी के नाम से लिखता था। और दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो कौन सा? सिकंदर लोधी का दूसरा देखोगे तो इन्होंने क्या किया था? हाँ, प्रॉपर्टी को नापने के लिए इसने एक वो बनाया था, मतलब एक विभाग बनाया था, डिवीजन बनाया था, जिसको बोलते हैं गज सिकंदरी। ये थोड़ा सा याद रखना। प्रॉपर्टी को नापने के लिए एक विभाग बनाया था जिसको बोलते हैं गज सिकंदरी। सिकंदरी। ये बनाने का रीजन ये था कि किस जगह से कितना टैक्सेस लेना है उसके बारे में डिस्कशन किए।
अब जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में लोग पढ़ेंगे, हाँ 1517 में याद रख लेना सिकंदर लोदी की डेथ हो गई थी। क्यों हो गई थी? तो गले में क्या हो गया था इनको? कैंसर हो गया था। हाँ उस समय कैंसर को जो हम लोग बोलते थे रोहिणी करके एक बीमारी बोलते थे, ठीक है, थोड़ा सा याद रखें। 1517 में इसकी डेथ हो गई। अब आ जाते हैं सिकंदर लोदी के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आएगा कौन सा हमारा? इब्राहिम लोधी। लोधी की लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद देखोगे तो कौन हमारे? सिकंदर लोधी मिलेंगे, उनके बेटे। सिकंदर लोधी के बाद बेटा, उनका बेटा कौन आ जाएगा? बहलोल लोधी। तो इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। और यहीं से देखोगे तो कौन सा, इसके बाद मुगल डायनेस्टी की एक शुरुआत होती, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा ये, और ये इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि यहीं से आप लोग का मुगल डायनेस्टी की क्या होगी? एक शुरुआत हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ अब ये मैं बता रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास है ये। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? लोधी डायनेस्टी के लास्ट राजा जिसकी बात कर रहा हूँ, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। और यहीं से हम लोग का मुगल भी चालू होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है, इनका टाइम पीरियड मिलेगा इनका टाइम पीरियड मिलेगा 15 1570 से लेके 1526। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, इब्राहिम लोधी। अब होता ये है, अगर आप लोग देखोगे इब्राहिम लोधी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये होगा कि इनके दो चाचा रहेंगे, मतलब दो चाचा रहेंगे जिनका नाम है दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। नाम सुनेंगे आप लोग, दौलत खां लोधी और क्या है? आलम खां लोधी, इनके चाचा रहेंगे। ठीक है, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी किसके चाचा रहते हैं? इब्राहिम लोधी। होता ये है कि इन दोनों क्या बनना चाहते थे? हालांकि राजा जो बना, मतलब राजा जो थे कौन हमारे? सिकंदर लोधी थे। सिकंदर, हमेशा याद रखना, राजा का बेटा ही अगले के आगे जाके क्या बनता है? राजा बनता है। तो सिकंदर लोधी के बाद देखोगी तो कौन हमारे? इब्राहिम लोधी, उनके बेटे, वो क्या बन गए आगे जाके? राजा बन गए। बट उनके जो चाचा लोग थे, मतलब किसके? सिकंदर लोधी के जो भाई लोग थे, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, वो कहीं ना कहीं नफरत करते थे। उनको ये लगता था कि एक्चुअली में राजा बनने के हम लोग हकदार है, पर कौन बन रहा है? इब्राहिम लोधी बन रहा है, और वो उतना कैपेबल भी नहीं है, भारत को चला भी नहीं सकता, संभाल भी नहीं सकता। इस समय देखोगे ये वाला इलाका कौन सा, जिसको बोलते हैं हम लोग राजस्थान, ये राजस्थान, ये ये यहाँ पे देखोगे तो किसका इलाका था? तो ये वाला इलाका किसका था? राणा सांगा। राणा सांगा मतलब कौन है ये? राणा सांगा के बारे में कोई बताएगा? राणा सांगा, आप लोग नाम सुने होंगे, सिसोदिया डायनेस्टी।
आप लोग कभी राजस्थान का यूपीएससी दिलाने जाओगे तो वहां पे आप लोग को ये सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है। सिसोदिया डायनेस्टी देखोगे तो राणा सांगा के बाद उनके दो बेटे, एक राणा कुंभा और दूसरा कौन, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का बेटा कौन, अमर सिंह, है ना। मतलब ये महाराणा प्रताप जी के जो वंशज थे इन लोग थे, मतलब, है ना। तो राणा सांगा के दो बेटे राणा कुंभा, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप का बेटा कौन, अमर सिंह। खैर उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लेना। सिसोदिया डायनेस्टी देखोगे तो राजस्थान में शासन करते थे इन लोग, ठीक है। राजस्थान में लोग शासन करते थे। राजस्थान वाला इलाका इन लोग का था, मतलब इधर इन लोग का पूरा शासन चल रहा था। जैसे छत्तीसगढ़ में देखोगे ना तो कलचुरी शासन चल रहा था, राजस्थान तरफ देखोगे तो सिसोदिया डायनेस्टी चल रहा था। मतलब छोटे छोटे राजाओं का भी इस समय बोलते हैं ना वो था। एक्चुअली नहीं बोल सकते हम लोग कि पूरे भारत में इन लोग शासन कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी और का भी क्या चल रहा था, छोटा छोटा शासन चल रहा था। तो हम लोग बोलते हैं ना अखंड भारत, मतलब हम लोग एक्चुअली देखोगे तो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किए या फिर हम लोग के ऊपर शासन क्यों कर पाए, रीजन क्या था, हमारे पास एक अखंड भारत वाला सपना नहीं था। मतलब हम लोग पूरे भारत की बात नहीं करते थे, लोग सिर्फ अपने अपने बारे में बात करते थे। मतलब राजपूताना अलग था, महाराष्ट्र तरफ अलग था, साउथ में एक अलग शासन चल रहा था, तो उसकी बात करो। हाँ, राणा सांगा नहीं नहीं, ये खानवा का युद्ध नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, इस समय राजस्थान वाले इलाके में, मतलब इस समय देखोगे तो राणा सांगा का इस समय शासन हुआ करता था। वो अपने आप को भारत के बहुत महान राजा समझते थे, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी से क्या करते थे, नफरत करते थे। अब होता ये है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव रहता है, खटास रहता है, इसलिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ खतौली, ये इसी को बोलते हैं घरौली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध जो हुआ था कब हुआ था हमारा, बैटल ऑफ खतौली, या इसी को घरौली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 1517 में युद्ध होता है ये। ठीक है, हाँ। युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो किसके किसके बीच, राणा सांगा और किसके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, दोनों के बीच में होता है। हाँ, जीतता कौन सा है, ये कोई बताएगा, आंसर देना चाहेगा कमेंट सेक्शन में। या राणा सांगा जीत जाता है कि इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, हाँ। ठीक है, हर्ष का यहाँ से कमेंट है, हाँ। जीत जाता है कौन, राणा सांगा जीत जाता है, क्योंकि सिसोदिया डायनेस्टी के बड़े राजा हुआ करते हैं। हाँ यहाँ से, हाँ तो राणा सांगा जीत जाते हैं यहाँ पे। और हाँ, बट इब्राहिम लोदी को वापस माफ कर देते हैं, बोलते कि ठीक है तुम्हें क्या देता हूँ मैं, एक जीवन दान दे सकता हूँ। हाँ, इस समय हमारी हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो सकती थी अगर राणा सांगा इब्राहिम लोदी को मार देते और वापस शासन करते। तो हम लोग को आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या पढ़ना पड़ता, सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ता। मतलब हिंदू राजा फिर से क्या हो जाती, हिंदू राजाओं की शुरुआत हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं। राणा सांगा अल्टीमेटली देखोगे तो इब्राहिम लोदी को माफ कर देते। माफ करने का रीजन भी ये रहता है क्योंकि इस तरफ देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लोगों का शासन रहता है, तो उनको ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे आक्रमण करूंगा या फिर यहाँ पे जाऊंगा तो क्या कर सकती है, आम जनता विद्रोह कर सकती है, इसलिए राणा सांगा इब्राहिम लोदी को माफ कर देते हैं। बट इब्राहिम लोदी इसका फायदा उठाता है और वापस पलट के वॉर करता है राणा सांगा के ऊपर, जिसके कारण उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, वो कट जाता है। पर भी राणा सांगा ये लोग थोड़ा क्षत्रिय राजपूत लोग थे, जिसके कारण किसको माफ कर देते हैं, इब्राहिम लोदी को माफ कर देते हैं। इस तरह देखोगे तो क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है। राणा सांगा देखोगे तो किसको माफ कर देते हैं, तो इब्राहिम लोदी को माफ कर देते हैं इस युद्ध में। कौन सा, बैटल ऑफ घरौली। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग खतौली का, हिंदी में देखोगे तो बुक लिखा हुआ रहता है कोई कोई बुक में, खतौली का युद्ध। तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी को माफ कर देते हैं। अब इब्राहिम लोदी हार तो जाते हैं, पर वापस दिल्ली में क्या करते हैं, शासन करने चले जाते हैं। अब राणा सांगा जब भी अपने आईने में लेफ्ट हैंड साइड को देखता था तो उसको नफरत होती थी, किससे, इब्राहिम लोदी से। अब वो एक वचन देते हैं कि मैं इब्राहिम लोदी को मारूंगा नहीं, इसलिए वो उनको मार नहीं पाते। दूसरा, ये इब्राहिम लोदी के चाचा लोग, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी की बात कर रहा हूं। अब राणा सांगा और इब्राहिम, मतलब ये दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी कहीं ना कहीं जो नफरत करते थे, किससे, इब्राहिम लोदी। दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी को ये लगता था कि अगर इब्राहिम लोदी मर जाता युद्ध में, कौन सा, बैटल ऑफ घरौली में, तो हम लोग का शासन हो जाता।
राणा सांगा को इसलिए वो होता है, गिल्ट फील होता है कि यार मैं इब्राहिम लोदी को मार देता तो अल्टीमेटली क्या बन जाता, राजा बन जाता, पर वचन दे देते हैं इसलिए मार नहीं पाते। होता ये है कि इन लोग सोचते हैं कि यार क्या करते हैं, किसी और के थ्रू इनको मरवा देते हैं, किसको, इब्राहिम लोदी। अब देखो दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी अल्टीमेटली कहां पहुंच जाते हैं, तैमूर लंग के जो वंशज रहते हैं ना, हाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे रहता है हमारा कौन, बाबर, है ना, बाबर हमारे, है ना, ये हमारे फरगना के शासक रहते हैं, फरगना इनके पास रहता है, फरगना आगे जाके देखोगे तो काबुल वाबुल को कहीं ना कहीं जीत जाते हैं। होता यह है कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा लोग हैं, मतलब दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, कहाँ, बाबर के पास जाते हैं और बाबर को इनवाइट करते हैं कि यार देखो इब्राहिम लोदी को मार दो और भविष्य में हम लोग राजा बन जाएंगे, तो क्या है, आपको पैसा देंगे। तो 50% पैसा एडवांस में दे देते हैं, मतलब बोल सकते हो एक तरफ से सुपारी देते हैं, हाँ, तो 50% पैसा एडवांस में दे देते हैं और 50% पैसा बोलते हैं इब्राहिम लोदी को मारने के बाद में। और देखो सेकंड कंडीशन ये होता है, राणा संगा भी फाइनली कहाँ पहुंचता है, बाबर के पास पहुंचता है, किसको मारने, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए सुपारी देता है, वो भी 50% पैसा पहले दे देता है, 50% पैसा कम होने के। तो बाबर को दो लोगों से पैसा मिल जाता है एक ही आदमी को मारने के लिए, मतलब किसको मारने के लिए, इब्राहिम लोदी। अब लगता है बाबर को यार अब तो आना ही है और क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हो एक मुगल डायनेस्टी की क्या होती है, शुरुआत होती है, मतलब ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बना देता हूँ कौन सा, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, इसी में लिख देते हैं हम लोग बाबर। ठीक है, मुगल डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है, अगर मुगल डायनेस्टी का आप लोग टाइम पीरियड देखोगे तो कब से कब तक मिलेगा, 1526 से 1707। ठीक है, ठीक, मुगल डायनेस्टी ये लास्ट है, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे हम लोग। ठीक है, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, इनका टाइम पीरियड मिलता है 1526 से 1707। ठीक है, हाँ अगर अपन हर्ष अगर मैं बात करूं तो हम लोग अल्टीमेटली मुगल डायनेस्टी जो चलता है 1857 तक चलता है, बट याद रख लेना 1707 इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि मुगल डायनेस्टी देखोगे औरंगजेब के मरने के बाद पूरी तरह से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसलिए हम लोग को जो पढ़ना पड़ता है क्या है, मुगल डायनेस्टी कमजोर हो जाती है, इसलिए हम लोग 170 से है, औरंगजेब के मरने के बाद पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, क्योंकि इसके बाद देखोगे तो इधर से देखोगे तो महाराष्ट्र वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र वाले एक्टिव हो जाते हैं, इधर से देखोगे राजपूताना पूरी तरह से अलग हो जाता है, इधर से देखोगे बंगाल अलग हो जाता है, इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं मुगल डायनेस्टी 1707 एथेंटिक मानते हैं। हाँ बाकी कुछ कुछ बुक में देखोगे तो आप लोग 1526 से 1857 दिया हुआ है, क्योंकि अंतिम जो राजा मिलेंगे मुगल के कौन, हमारे बहादुर शाह जफर। ठीक है, और बाकी देखोगे यहाँ पे जिनकी डेथ होती है औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब के बाद देखोगे मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक, हाँ मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो हमारे बाबर। इनका टाइम पीरियड मिलेगा 1526 से 1530।
देखो हुआ क्या, बाबर आ गए, इनवाइट किए थे बाबर को कि चलो बाबर को बुलाए थे 2 लोग तो आ गए बाबर, है ना। और इसी कारण बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था हमारा 1526, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, हाँ किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक। 2 लोग पैसा दिए थे इसलिए बाबर आए, फाइनली इब्राहिम लोदी की क्या की है, मार दी यहाँ पे, है ना। तो इब्राहिम लोदी की यहाँ पे डेथ हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में फाइनली लोदी डायनेस्टी पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, इब्राहिम लोदी की हत्या की। आगे जाके देखोगे तो कौन, दौलत खां और आलम खां लोदी बोले कि यार 50% अपना पैसा लो और वापस चले जाओ अपने देश। बाबर बोला कि नहीं, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, एग्रीकल्चर अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है, अब मैं यहीं रहूंगा। और देखोगे तो किसकी, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी की हत्या कर दी। गड़बड़ क्या हो रहा था यहाँ पे देखोगे तो सिसोदिया डायनेस्टी का पूरा शासन था, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राणा सांगा, राणा सांगा की बात कर रहा हूँ मैं, ये राणा सांगा, ठीक है। सिसोदिया डायनेस्टी मतलब ये राजस्थान का इलाका हुआ करता था, तो राणा सांगा का शासन हुआ करता था। तो राणा सांगा उनको बोल दिए थे बाबर को कि अगर इंडिया में शासन करना है तो आपको मेरे से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और जब तक आप मेरे से युद्ध नहीं करोगे, जीतोगे नहीं, मैं आपको क्या नहीं मानूंगा, भारत का राजा तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो बोले ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम होता है, बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे आज की डेट में, तो कहाँ पे, तो हरियाणा। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे, तो हरियाणा में। अब इस तरह देखोगे तो राणा सांगा और किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में घमासान युद्ध होता है जस्ट 1 साल बाद, जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ घाघरा, सॉरी बैटल ऑफ खानवा। ये होता है हमारा 1527, 1527 में होता है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। हाँ, किसके किसके बीच होता है, राणा सांगा और किसके बीच में, बाबर। ये युद्ध जो जीत जाता, एक्चुअली बोलते हैं ना, बाबर कौन से युद्ध को जिहाद घोषित किया था, तो अल्टीमेटली देखोगे तो कौन सा, बैटल ऑफ खानवा, मतलब खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित किया था। जिहाद मतलब आप लोग देखोगे अल्टीमेटली तो हम लोग काफिर के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, मतलब हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, अगर मरेंगे तो भी हम लोग को जन्नत नसीब होगा। तो ये इनका एक वो था, कॉन्सेप्ट था। तो बाबर फाइनली बैटल ऑफ खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पास गए, मतलब राणा सांगा के पास गए, और ये पता चलता है हम लोग की बाबर की सेना डर गई थी राणा सांगा की सेना देख के। बहुत बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी, और बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। मतलब बाबर को जो सबसे ज्यादा डर था किससे, खानवा के युद्ध में सबसे ज्यादा डर था। और बाबर की सेना राणा सांगा की सेना को देख के भागना शुरू कर दी थी। तब बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था और बोला था कि हम लोग काफिर के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। अगर काफिर मतलब हिंदू लोग, उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, अगर मरेंगे तो भी क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग को जन्नत नसीब होगी। तो ये चल रहा था। तो फाइनली घमासान युद्ध होता है, और इस समय ये गड़बड़, ये दिक्कत होता है कि राणा सांगा का लेफ्ट हैंड साइड कटा हुआ रहता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी खरौली के युद्ध में इनका लेफ्ट हैंड साइड काट देते। तो बड़े बड़े इनके जो मंत्री है सिसोदिया डायनेस्टी के, वो राणा सांगा को बोल रहे थे कि आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं, हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। और होता भी, युद्ध आराम से जीत जाते। गड़बड़ ये हो गया कि राणा सांगा बोले कि नहीं, मैं युद्ध मैं लीड करूंगा, और अल्टीमेटली बाबर पूरा प्लान कर लिए थे कि यहाँ के राजा को पहले मारेंगे, अगर राजा मर गया मतलब क्या होगा, युद्ध अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और हुआ भी वही। बाबर के बड़े बड़े मंत्री लोग और बाबर खुद क्या है, राणा सांगा को पूरी तरफ से घेर लिए। अब इनका लेफ्ट हैंड साइड कटा हुआ था, मतलब तलवार चला रहे थे, बस रोकने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए क्या हुआ इस युद्ध में, बाबर में देखो राणा सांगा की क्या होगी, मृत्यु होगी। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद सारे सैनिकों में भगदड़ मच गई, और फाइनली देखोगे तो कौन से युद्ध हार गया, बाबर। मतलब ये किस्मत से जीता हुआ युद्ध था अल्टीमेटली देखोगे तो, ये गलती से मिला था। मतलब नहीं तो अगर आज देखोगे मुगल डायनेस्टी नहीं पढ़ते हम लोग, क्या पढ़ते, सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में पढ़ते रहते। हाँ, तो इस समय देखोगे तो कौन सा जीत गया था, बाबर इस युद्ध को जीत गया था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद 1528 में इन्होंने क्या किया था,
राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट युद्ध, जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ चंदेरी। ये बोलो, ये चंदेरी मतलब एमपी के पास का इलाका है। ये बोलो, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और चंदेरी के जो राजा थे मेंदिनी राय। मेंदिनी राय, ठीक है। ये युद्ध बाबर आसानी से जीत गए, उतना दिक्कत नहीं हुआ, मतलब उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ ये युद्ध। ठीक है, ये जो हुआ था 1 साल बाद हुआ था, मतलब कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1528 में हुआ था ये युद्ध। ठीक, उसके बाद लास्ट युद्ध की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो ये वाले एरिया में जहाँ से घग्गर नदी निकलती, घग्गर रिवर नेपाल से निकलती, नेपाल सिक्किम और चाइना के बॉर्डर से, तो जिसको बोलते हैं, ये लास्ट युद्ध था बाबर का 1529 में, जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा ये हुआ था हमारा किसकी किसके बीच, महमूद लोधी और बाबर के बीच। बाबर और महमूद लोधी। महमूद लोधी, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हो महमूद लोधी कौन था। एक्चुअली देखोगे तो इब्राहिम लोधी का जो छोटा भाई था, भाग के अफगानिस्तान चले गया, क्योंकि उसको डर था कि बाबर मेरे को भी कहीं मार देगा, तो भाग के कहा, अफगानिस्तान चले गया था। अफगानिस्तान में फिर फाइनली सेना वेना इकट्ठा किया, बोले अपने भाई का बदले लेना और मेरे को वापस सत्ता चाहिए किसी भी हालत में। तो फाइनली अफगानी सेना को इकट्ठा किया था और क्या किया था, बाबर के ऊपर आक्रमण किया था। बहुत घमासान युद्ध हुआ था, और पहला युद्ध था जो घग्गर नदी और साथ में क्या है, जमीन मतलब जल और थल दोनों में हुआ था युद्ध। बहुत घमासान युद्ध हुआ था, और इसमें बाबर ने फाइनली किसको मारा था, महमूद लोधी को मारा था। और इस तरह से बाबर क्या बन गया था, इंडिया का राजा बन गया था। और कुछ दिनों बाद देखोगे 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी, और इनका जो मकबरा है कहाँ पे, तो कहाँ पे, काबुल। बाबर का मकबरा जो है काबुल। इनका मकबरा कहाँ है, तो काबुल। और काबुल कहाँ है आज की डेट में, तो अफगानिस्तान। तो ओके, थैंक यू। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, और कल जो चालू होगी हमारे बाबर के बेटे मतलब कौन, हुमायूं के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लासेस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, ठीक, बता दीजिए।